नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कबीर सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे देश में हेल्थ सर्विसेज की, हेल्थ सिस्टम की। कोरोना महामारी के चलते हमने देखा कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाइए, वहां पर अगर हेल्थ सर्विसेज की बात आ रही है तो हमारा वो सरकारी सिस्टम इस वक्त 24 घंटे दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस महामारी को रोकने और इससे बचाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। और इसीलिए देश की जनता का भरोसा हेल्थ सर्विसेज पर पहले से कई सौ गुना बढ़ चुका है और इसी भरोसे के चलते उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना महामारी के बाद ये उम्मीदें जब सातवें आसमान पर होंगी, तब हमें हेल्थ सर्विसेज को कहां पर और कैसे खड़ा करना होगा, कितना दायरा बढ़ाना होगा, उसके लिए चुनौतियां क्या है और क्या वो इलाके, क्या वो क्षेत्र होंगे जहां पर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं, उसको मजबूत करने की सोच सकते हैं और इसके लिए क्या कदम हमें उठाने होंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं आज इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन है, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत सरीन साहब। हमारे साथ डॉक्टर समन सिंह हैं, डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल से। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आर.के. श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में करना चाहूंगा श्रीवास्तव सर आपसे ही। जब कोरोना महामारी का आज का संकट हम देखते हैं पूरे देश में, और इसमें कहने में किसी को गुरेज नहीं और कोई दो राय भी नहीं कि हमारा सरकारी हेल्थ सिस्टम इस वक्त 24 घंटे जी जान से लगा हुआ है। और इसीलिए एक बार फिर यह साबित होता है कि किसी भी देश में और हमारे जैसे देश में जहां पर आबादी इतनी ज्यादा हो, विविधता इतनी ज्यादा हो, वहां पर सरकारी हेल्थ सिस्टम के सहारे ही हमारे जन सुरक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित है। कैसे देखते हैं आज के इस दौर में इस हेल्थ सिस्टम को आप? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। हेल्थ और एजुकेशन दो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो सरकार को ओन करने चाहिए, सरकार को चलाने चाहिए। और ऐसा शुरुआत में भारतवर्ष में हुआ था, 90 के अंदर शुरू हुआ और धीरे धीरे करके प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स, ये सब बढ़ता चला गया। नतीजतन अब जब हम कोविड फेस कर रहे हैं, हार्डली 3 महीने की बात है, तो हमें एक चीज दोबारा बहुत ही शिद्दत के साथ नजर आई है। वो ये आई कि अगर ऐसी किसी महामारी के अंदर कोई चीज आपका शीट एंकर बन सकती है, बिल्कुल सामने आकर के इससे लड़ सकती है, तो वो है आपका गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम। और गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम अब इस समय अगर आप ये कहें कि आप उसके कुछ एविडेंस दीजिए, तो मेरे ख्याल से ये सारी महामारी अपने आप में एक स्टोरी बयान करती है कि किस प्रकार से पब्लिक हेल्थ सिस्टम सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपनी जितनी भी बची खुची रिसोर्सेज थी, उन सब की सहायता से इस बीमारी के खिलाफ बड़ी एफिशिएंटली लड़ा है। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं नर्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी पूरे सिस्टम मैं बात कर रहा हूँ उस सिस्टम की जो कि 3 टियर पे चलता है। उन 3 टियर के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। ये ऐसी कोई बीमारी जो धीरे धीरे करके नीचे तक नहीं जाएगी। आज की तारीख में हमारी ये सारी चीजें बड़े शहरों में है, बड़े शहरों से सेकंड टियर वाले सिटीज के अंदर जा रही है और वहां जाकर के इसको जरूरत पड़ रही है वो टर्शरी एंड सेकेंडरी सिस्टम। आपने देखा होगा कि अपनी सारी कोशिश के बावजूद भी बहुत सारी जगह पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है ओवरवेल्म होने लगता है और हो रहा है। इसीलिए सरकारों को इसके लिए सोचना पड़ता है। अब सोच का क्या नतीजा है कि आप एक महामारी आने के टाइम पे सोचना शुरू करो या उससे पहले जो महामारी फेस करी उसके इंटरिम पीरियड में सोच करके आप प्लान करना शुरू करो। तो आज ये मौका बात कर रहे हैं कि तो हमें आज ये सोचना होगा कि पोस्ट कोविड के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में, ज्यादा प्रायोरिटी चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम डेवलप करने में, क्योंकि हमने
मॉडल देखा जहाँ पे कि एक अच्छा रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसने रेस्पॉन्ड किया। बिल्कुल। फिर एक अच्छा कैडर चाहिए हमें पब्लिक हेल्थ का, जो टीम होती है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, लैब टेक्नीशियंस की, फील्ड वर्कर की, टीम भी हो, बिल्टअप हो, और वो रेडी रहे, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहे, हॉस्पिटल्स रेडी रहे, इक्विपमेंट रेडी रहे, मैं आपके एक एक करके स्कूल श्रीवास्तव टाइम सर को और इन पर आना चाहूंगा, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। डॉक्टर शरीन, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, अगर हम आज के दौर को समझें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि कहा श्रीवास्तव सर ने बहुत अहम है कि इस दौर में अगर एंकर शीट की भूमिका हम देखते हैं तो वो हमारा गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, वो सेक्टर, वो मैं कहूँ कि स्टाफ, वो पूरा का पूरा अमला, वो मेन रोल पर देखता है। आफ्टर कोविड कैसे देखते हैं इन उम्मीदों को और जरूरतों को, अगर इस देश को समझें? पहला, बड़े अस्पताल, अस्पतालों की संख्या, छोटे शहरों पर रीच किस तरीके की है, कहां तक एक्सपेंड करना चाहेंगे या कहां तक दायरा होना चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत सेंसिटिव और एक तरह से फार साइटेड टॉपिक चुना है। इसके कई छोटे छोटे इशू हैं। पहला कि जितने हमने 2 महीने के अंदर चेंजेस हेल्थ सिस्टम में, या जो उठापटक 2 महीने में देखी, वो आप समझ लीजिए 4 डेकेड्स में नहीं देखी। The whole medicine of last 2 months is different than the whole medicine of last 4 decades. एंड इसके रीजंस क्लियर हैं कि इमरजेंसी ऐसी आई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, और गवर्नमेंट ने, सब लोग गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे थे, और गवर्नमेंट के सिस्टम्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने, जो लीडर्स हैं उन्होंने, डॉक्टर्स ने और पैरामेडिक्स ने, सब ने मिलके एक कमाल का काम किया है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मिसाल है, और किसी कंट्री में इतना ज़्यादा कलेक्टिव एफर्ट शायद ही कहीं हुआ। चाहे एनएचएस देख लीजिए, चाहे यूएस देख लीजिए। आई थिंक इंडियन सिस्टम, both policy makers as well as the medical staff has done exceptionally well. इसके कई एक और भी पहलू हैं। आज सुबह के न्यू इंग्लैंड जर्नल, जो हमारा बेस्ट जर्नल माना जाता है, उसमें एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में लिखा है कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू नॉन कोविड कॉजेज आर लाइकली टू बी मोर देन ड्यू टू कोविड। अब कई लोग कैंसर से मर रहे हैं, कई लोग लिवर फेलियर से, कैंसर से, लिवर के ब्लीडिंग से, या किसी तरह के लंग के और इन्फेक्शन से, या किसी तरह की हार्ट की डिजीज से हैं। उन सब के ऊपर से ध्यान हट गया। वो सारी चीजें अब सेकेंडरी हो गई, उसमें रिसर्च ही खत्म हो गई, उसके लिए पैसे भी नहीं होंगे आपके पास, बिकॉज एवरीथिंग इज डाइवर्टेड टू कोविड। तो हमें ये देखना है कि कोविड से मरने वालों की संख्या कहीं टीबी वालों से ज़्यादा है, मलेरिया वालों से ज़्यादा है, या और किसी बीमारी से जो कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, उन सब से ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारा हेल्थ सिस्टम जल्दी से रिबाउंड करे, और कोविड ये नहीं कि आज है तो कल चला जाएगा, ये रहेगा। एक तरह से घर घर के अंदर इम्यूनिटी जब तक नहीं आएगी, ये वायरस की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो हमें अपने हेल्थ सिस्टम को जो पुराने ठर्रे पे था उसको वापस तो लाना ही है, पर ये भी देखना है कि जो लोग ये सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और जो जा रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिनकी सर्जरी हो रही थी, जिनके हम लोग कहते हैं कि इलेक्टिव नहीं है पर वो एक तरह से इलेक्टिव है, जिसका हार्ट का वॉल बदलना है, या जिसकी एंजियोग्राफी होनी है, या बाईपास होना है, या कैंसर की सर्जरी होनी है, वो हो सकता है इमरजेंसी नहीं हो, पर उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो पहले उन सबको लाइन पे लाना है, उन सब के लिए रिसर्च प्रायोरिटीज, रिसर्च ट्रायल्स को वापस लाना है। और दूसरा एक पहलू जो है कि गवर्नमेंट के सिस्टम धीरे धीरे कम होते गए थे, डॉक्टर्स छोड़ छोड़ के प्राइवेट में जा रहे थे, उसको इस नज़रिए से देखना है कि गवर्नमेंट वाले अभी भी डेडिकेटेड हैं। 30-30 साल, 40 साल डॉक्टर्स काम करते हैं, अटैच्ड रहते हैं एक फिलॉसफी के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट वाले डिफरेंट हैं, पर उनकी फिलॉसफी जैसे वो घर बैठ गए इसलिए, बिकॉज देयर इज नो मनी, सो वन हैज टू डिफरेंशिएट मनी वर्सेस द फिलॉसफी, द बेसिक टेनेट्स ऑफ मेडिसिन। तो उसके हिसाब से अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम को रिवैम्प करें, हमारा अगर हेल्थ का बजट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 2.5 to 3% हो, जो अभी 1% या उसके कम है,
तो मुझे लगता है हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट की जरूरत है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट की, इन सब की जरूरत है, जिससे नेक्स्ट टाइम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। एक और पहलू है इसका कि गवर्नमेंट ने हर चीज फ्री कर रखी थी। मुझे ये लगता है कि हेल्थ इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट टू बी गिवन एज फ्री, इट इज ए राइट, but also government system should become self sustaining so that when the emergency come they can create their own island। जैसे कई एम्स हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि थोड़े से ऑटोनोमस हैं, उनको बहुत अच्छे सिस्टम के तरह से हर इमरजेंसी के लिए अपने आप तैयार रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 3 to 6 months we should plan out through you। I think you have made us all think how we should go ahead in the health sector, in the government, and how can we re-weaponize, re-strengthen this area। बिल्कुल। डॉक्टर समरन साहब, जिस तरीके से आप क्योंकि एक एम्स को संभाल रहे हैं इस वक्त, और ये एक नई पहल थी जो शायद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम देख रहे हैं कि जिसके नतीजे शायद इस महामारी के दौरान सबसे बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि पहला सेंट्रलाइज सिस्टम दिल्ली पे ज़्यादा लोड होता था, और अब जब अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में खुले, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आमजन को मिल रहा है। इस दायरे को जब हम चाहें कि राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कम से कम हर राज्य के 5 या 10 बड़े शहरों पर पहुंचने की कोशिश हो, किस तरीके से हमारे पास इस वक्त जो सिस्टम है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उस तरह के हॉस्पिटल्स में, उस तरह के मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स में, और उसके लिए चुनौतियां क्या होंगी? जी, जैसा कि डॉक्टर सरीन ने भी कहा, और आपके टॉपिक से रियली वेरी, जब आपसे डिस्कस हुआ तो बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ मैं कि आपने इस तरह का टॉपिक आपने उठाया है जो यूजुअली सरकारी चैनल्स नहीं उठाते हैं। सो आई कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। ये एक्चुअली मैं कहूँगा कि कोविड ने जस्ट लाइक HIV से भी ज़्यादा इस बीमारी ने, रादर जो एपिडेमिक है, इसने बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मौका दिया है। मैं इस बात को मानता हूँ। और वो किसको दिया है? प्राइवेट वाले जैसे हम बात कर रहे हैं उनको भी दिया है, और उनकी साइकोलॉजी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, सरीन साहब ने, कि हमको और उनको समझने को मिला कि कब जब जरूरत पड़ेगी तो कितने वो आगे तक आएंगे और कितने दूर चल के वो रुक जाएंगे। और ये भी हमको मौका दिया कि हमारा सरकारी सिस्टम कहाँ पर खड़ा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट HIV एपिडेमिक आया उससे पहले उनकी कोई कद्र नहीं थी। उसके बाद जब आए उसमें बहुत सारे HIV एड्स के मरीज जब होने लगे तो उनमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने लग गए। तब लोगों को लगा कि मैनेजमेंट में बिना डायग्नोसिस के तो आपका कौन सा इन्फेक्शन हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, दूसरा पता नहीं चलेगा। तब हमारी डायग्नोस्टिक्स डेवलप हुई। कोविड ने हमको ये रियलाइज करा दिया कि माइक्रोबायोलॉजी की जो टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं उनको सेकेंडरी मान लिया गया, और ज्यादातर जो लेबोरेटरी हैं वो प्राइवेट में चली गई, जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी कहा। अनफॉर्चुनेटली जब पिछले 15-20 साल से जो ट्रेंड चला है कि एजुकेशन में जैसे है उसी तरह हेल्थ सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन, और ये नॉट ओनली कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नहीं, एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन का भी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज की डेट में हमको मध्य प्रदेश का वो मिला है, मैंडेट मिला है कि मध्य प्रदेश की मेडिकल कॉलेजेस को हम देखें और उनको एंकरेज करें कौन सी लेबोरेटरीज जो टेस्टिंग में अपना हाथ बटा सकते हैं। और इसी तरह से बाकी जो मेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं सारे 11 जोन में ICMR ने डिवाइड किया है। तो हम सब लोग देख रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 90% जो भी थोड़ी बहुत जिनमें गुंजाइश है करने की, गुंजाइश में कह रहा हूँ, वो सरकारी सिस्टम में ही है। क्योंकि कम से कम उनके पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम से कम ट्रेन्ड पीपल हैं। सरीन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हमें किस तरीके से विस्तार और चैलेंजेस, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट फेज में हमारे लिए, अगर हम हेल्थ सिस्टम को देखना चाहते हैं आज के दौर में चुनौतियों के लिहाज से और बनाना चाहते हैं नए भारत के लिए? देखिए, 2010 में हम लोगों ने, जब मैं मेडिकल काउंसिल में काम करता था एज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो हम लोगों ने 2 चीज़ें प्रपोज की थी, एक नीट और एक नेक्स्ट। नीट था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा था नेशनल एग्जिट एग्जाम। उससे पहले तक सारे समय
मेडिकल एजुकेशन यही था कि भाई कॉलेज कैसा है, कितनी जगह है, कितने टीचर्स हैं, कब आ रहे हैं, पर क्वालिटी पे कहीं भी ज़्यादा जोर नहीं था। तो नीट का विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीबॉडी सपोर्ट कि नेशनल एंट्रेंस शुरू हुई और अब एक लेवल के लोग ही उसके अंदर आ रहे हैं और एक लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाला गरीब आदमी भी एक अच्छे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में आ रहा है। अब हमें सिर्फ अगर मेजर चेंज चाहिए और सबके लिए ये बहुत वरदान होगा कि हम एक मिनिमम एग्जिट लेवल बनाएं कि हाँ भाई ये भारत से पास हुआ है और इसका मिनिमम लेवल, सो दैट विल बी एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट IMG, और वो सबके लिए, चाहे वो एम्स से पास हुआ है चाहे कहीं से, पर अगर कंट्री के लिए लेवल मिनिमम मेडिकल एजुकेशन का बनाना है और वो बहुत ज़रूरी है और उसका एक डायनामिक प्रोसेस है कि अगर एक IMG है भारत के लिए नेक्स्ट 4 साल में हमें किस तरह की एजुकेशन चाहिए, एक्सपर्ट्स बैठे थोड़ा सा क्यूरिकुलम को रिवाइज करें, अपग्रेड करें और उसको एक फ्लेक्सिबल बनाएं फॉर द नीड्स ऑफ द कंट्री। हमें वही पुराना एजुकेशनल सिस्टम नहीं रखना है। दूसरा पार्ट एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में और पूरे हेल्थ एजुकेशन में यह है कि सेम लेवल हमें पैरामेडिक्स, नर्सेस के लिए चाहिए। जितनी क्वालिफाइड नर्सेस हमें चाहिए, नर्सेस हैं, पर उस लेवल की इंटेंसिव केयर की, और हर एरिया की नर्सेज अलग अलग हैं। अगर हार्ट के लिए इंटेंसिव केयर है उसकी अलग है, लिवर के लिए है तो उसकी अलग। सिमिलरली पैरामेडिक्स जो हैं डायलिसिस के लिए अलग हैं और न्यूरोसर्जरी के लिए अलग है। तो एक एजुकेशनल लेवल हमें उस लेवल का बनाना है जो कि स्किलफुल, टेक्निकल हेल्प हो एंड कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल डॉक्टर्स हो, और उसके लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। वी शुड रीलुक एट इट, मेक इट मैंडेटरी। और भगवान ने ये जो एक सिस्टम नया बनाया है, नेशनल मेडिकल कमीशन या जो अभी की कंटिन्यूड मेडिकल काउंसिल है, दे शुड ऑल थिंक ओवर एंड ऑल्सो वी शुड रियलाइज कि सिर्फ हमें नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल ऑफ देम शुड बी डूइंग मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब फिजिशियन आज कार्डियोलॉजिस्ट का भी काम कर सकता है, लंग स्पेशलिस्ट का भी कर सकता है। हमें मल्टीटास्किंग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अभी सिर्फ एक ही तरह की ट्रेनिंग वो लोग कर रहे हैं और ये हर कंट्री के अंदर मेडिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग का भाग है कि यू कैन सर्व इनटू सेवरल पोजीशंस। सेकंड पार्ट जो आपने मुझसे पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर का, आई थिंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बहुत बुरी हालत में हैं। उनके पास स्पेशली पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, आई थिंक उन सब को एक जो कहते हैं NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, कि भाई मिनिमम लेवल है एक हॉस्पिटल का, जो उनका लेवल है कि भाई एक फर्स्ट क्लास एक्सरे मशीन होगी, एक CT होगा या MRI होगा, तो ऑल हॉस्पिटल्स मस्ट बी NABH level accredited, then only they should be part of a medical institute. That is a second part. Third is about the, what we have learned in COVID is how you can do education. आप ऑनलाइन कितना पढ़ा सकते हैं ये पहली बार पता लगा। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अब इस माध्यम को मान गई है। एजुकेशन के अंदर एग्जाम भी आप ले सकते हैं। आई थिंक दिस इन मेडिसिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मैं पूरा आपको सिखा रहा हूँ, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और ये सब लाइव स्ट्रीमिंग should become a central deposit, central repository by which we can train our people and bring them to a level, and it is always available in case of emergencies. Log on, you can do it yourself. Right, sir. ये opportunities हमें जो मिली हैं, we should focus, write down the paramedics, write down the nursing, write down the medical doctors curriculum in an online manner, 60%, 70% online, 30% we will give you classroom teaching. I think we have an opportunity to re-innovate. So medical education जो है, it can be very cheap and the expenses will go down. I'll pass on over to Dr. Srivastav now. जी श्रीवास्तव सर, मैं ये कह रहा था आपसे कि टेलीमेडिसिन मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव कर दी। टेलीमेडिसिन क्या है? अगर आप याद करें राजस्थान वाला वो केस जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब के 7,000 कंटैक्ट थे, जिसको फॉलो किया गया दिलवाड़ा मॉडल के अंदर, उसके अंदर अगर टेलीमेडिसिन एक सिस्टम है, इसके अंदर कंसल्ट किया जा सकता है
ऑलमोस्ट उतनी ही इफेक्टिवली जितना फिजिकल वे में कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी विधा है जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग भी ऑब्जर्व होता है। इस बीमारी, इस तरीके की पब्लिक हेल्थ की जो एपिडेमिक है, इनका वर्कलोड भी रिड्यूस होता है। तो टेलीमेडिसिन को और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। दूसरी चीज है जो डॉक्टर सरीन ने कहा कि खाली टेलीमेडिसिन ही नहीं, पब्लिक हेल्थ के अंदर जैसे आपका आरोग्य सेतु है, ये टेक्नोलॉजी है। आरोग्य सेतु सारी चीजों में बहुत सहायता करेगा, जो कि आप कंटेक्ट ट्रेकिंग में करते हैं, अपनी रिस्क असेसमेंट में करते हैं। ऐसी और चीजें निकल के आई हैं इस 3 महीने का। जिस संस्था काम करता हूँ, हम लोग टेलीमेडिसिन रन करते हैं, तकरीबन 3-4 स्टेट में रन करते हैं। और मैंने ये देखा है कि टेलीमेडिसिन के अंदर नंबर ऑफ कंसल्ट, क्वालिटी ऑफ कंसल्ट, मैं नहीं कहता 100% होता है, अच्छा होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ करीब 70-80% हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट बन के आ रहा है बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ मेजर शॉर्ट। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ ट्रैकिंग में, इसी तरीके से आपका जो टेली डायग्नोसिस सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी को जितनी वृहद रूप में आज की तारीख में हमें एक एक्सपीरियंस करना, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ एक को और भी शेयर करना चाहूँगा कि कोई सिस्टम जो है ना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो होता है वो होता है, एक कैडर के बिना नहीं काम चलता। तमिलनाडु में है, केरला में है, उनके रेस्पॉन्सेज स्ट्रॉन्ग रहे हैं, विदेशों में है। पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है कि अगर पब्लिक हेल्थ कैडर होगा तो वो पब्लिक हेल्थ कैडर इंटेलिजेंट लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि इस तरीके की चीज़ों को समझते हैं, एक प्रिपेयर्डनेस का प्लान रख के चलते हैं कि अगर अगला पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक आता है तो उसमें हम क्या करेंगे। H1N1 का 2009 में आया था, नई सरकार के अंदर था, कोई सिस्टम नहीं था, गिनती के 20 आदमी हुआ करते थे जो करते थे। आज लेकिन ये 20 के 40 से कुछ नहीं होता, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन पे। ये सारी चीजें तब होंगी जब इसके लिए प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट आएगा। प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट जो आज सरकार कर रही है उससे नहीं होगा। आप माने या ना माने, लेकिन इस कोविड के बाद एक ग्लोबल जो प्रायोरिटीज है वो बदलेगी। और इसके बाद अगर इसको हम अपॉर्चुनिटी को ये लर्निंग को बेटर यूज कर पाए तो शायद हम एक बहुत ही रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम डेवलप कर पाएंगे हिंदुस्तान में, जो अगर बाई चांस ऐसी कोई एक्सीजेंसी आती है तो उसको फेस करने में सक्षम रहेगा। और ये एक्सीजेंसीज, ये इमरजेंसी डेफिनेटली आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। सिंह सर, अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये देश में जब मॉडल को देखते हैं और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट में चला जाता है तो अलग तरह की चुनौतियां, अलग तरह के मॉडल हम राज्यों में देख रहे हैं। और इस महामारी में भी हमने देखा कि इसका रिस्पांस अलग अलग रहा है अलग अलग राज्यों में। किस तरीके से राज्यों के स्तर पर आपको लगता है कि हेल्थ को लेकर सोच और निवेश या उसका नजरिया जो है वो बदलने की जरूरत है, अगर हमें नए लेवल पर आफ्टर कोरोना हम जाना चाहते हैं और जनता की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा और 2 वक्ता और भी कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि इससे इस बीमारी से हमको अपॉर्चुनिटी भी मिली है, हमें अपनी शक्ति को समझने के लिए। चाहे वो हमारी वाईफाई हो, बीच में हमने बहुत अच्छा किया, मैं कहूँगा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए, बट फिर भी डेफिनेटली इससे एक चीज़, टेलीमेडिसिन की हम बात कर रहे थे, अभी भी हम कनेक्शन देख रहे थे, तो कनेक्टिविटी हमको वाईफाई करनी पड़ेगी। जो दूसरा जो चैलेंज मैं देख रहा हूँ, जो कि हम एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा, जो सबने रियलाइज किया, हर स्टेट ने रियलाइज किया कि चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे 3M के मास्क जो एक ही बनते थे, फिर उसके बाद जो नकली मास्क बनने लगे, नकली सैनिटाइजर बनने लगे, हमारी कैपेबिलिटी कहाँ थी? हम दुर्भाग्य से बहुत हद तक एक्सपोज भी हुए, हमारी कमियां, हमारी स्ट्रेंथ भी सामने आई, बट हमारी कमियां भी बहुत एक्सपोज हुई। बिल्कुल, शायद शुरू के जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो इन्फेक्ट हुए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दूसरी जगह हो, इंदौर हो, 2 डॉक्टर हमारे मध्य प्रदेश में डेथ हुई उनकी, और बहुत जगह दूसरी जगह भी मरे। सो हमारी वीकनेसेस भी पता चली, और उसी से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दिस इज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, रीएम्फेसाइजिंग,
कि दिस इज द लेसन वी मस्ट लर्न फॉर फ्यूचर। नाउ कमिंग टू दैट, हमारे पास आज की डेट में भी वेंटिलेटर हमने 1 महीने से ऑर्डर दिया हुआ है, सारी इंस्टीट्यूट ने, नॉट ओनली हम बट सारी एम्स ने और सारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूट ने दिया है। लेकिन हमारे इंडिया में कोई बनता ही नहीं वेंटिलेटर, क्योंकि सारे बाहर से आ रहे हैं, बाहर भी ये प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह की चीजों को हमको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा। नंबर 2, जो हम चीज देख रहे हैं कि इससे एक और चीज हमको क्या समझने को मिली, जो स्टेट मैटर होता है हेल्थ का, स्टेट्स भी रियलाइज कर रहे हैं वो आज की डेट में कि यस, उनके पास कंपैरेटिवली वेरी फ्यू स्टेट्स, अगर आप देखिए ज्यादातर स्टेट्स में बहुत ह्यूज डेफिशिएंसी है। आज सारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, सभी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। जितनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर मच बेटर प्लेस्ड। तो सारा बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है। स्टेट सिस्टम, स्टेट मशीनरी में हेल्थ को प्रोबेबली जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। ये बहुत, आई थिंक इस समय बहुत जरूरत है। डॉक्टर सरीन ने कहा, मैं कई प्लेटफॉर्म पे और भी कह चुका हूँ कि जब तक, देखिए कोरिया के हम एग्जांपल देते हैं, कोरिया में ये हुआ वो हुआ। कोरिया की आप देखिए जीडीपी का कितना 4.2 हाईएस्ट जो वो उनका इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में। इंडिया में कितना है 0.85%। हमको डेफिनेटली मिनिमम 1.5% तो करना ही पड़ेगा, आइडियली होगा 3%, बट 1.5% तो हमको करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टेट के थ्रू करें, स्टेट को आप पैसा वापस करें, या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली करे। ये सब चीज है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसने ये भी हमको लेसन दिया और हमको शायद करना भी चाहिए कि अब हमको कैपेसिटी बिल्डिंग पे करना ही पड़ेगा। सुरेंद्र सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट आपका। तमाम हमने चर्चा की आप एक्सपर्ट के जरिए, इनिशियली या मैं कहूँ कि तत्काल कोई 2-3 ऐसे कदम जो आपको लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, उनको फोकस करते हुए वहां पर शुरू कर देनी चाहिए अगर हमें भविष्य को देखना है और भविष्य में स्वस्थ रखना है भारत को? 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। भारत में कोई इनोवेशंस नहीं, ना मेडिकल रिसर्च के लिए पैसा। आज आपको किट्स चाहिए या वैक्सीन चाहिए, भारत का कहीं नाम ही नहीं है। कोरिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए। आवर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड हेल्थ प्रायोरिटीज must come back. Science and research should become a religion in medical colleges. Otherwise, there is no way forward. Second, health has to be understood as a necessity. अगर आप ये सोचें कि सारा बजट हम बीमारी के लिए दें तो वो तो ठीक नहीं। हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए और प्रिवेंशन के लिए प्रायोरिटीज फिक्स होनी चाहिए कि भाई क्यों डायबिटीज हो, क्यों ब्लड प्रेशर हो, क्यों उसको बीमारी हो। थर्ड, सारे हेल्थ सिस्टम के लिए ये जरूरी है कि हम डॉक्टर्स को ही, पॉसिबली एजुकेटेड डॉक्टर्स को ही पॉलिसी मेकर्स की तरह लें। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बेहद अहम चर्चा में, और ये समझने और समझाने के लिए कि असल में इस दौर के बाद अगले दौर में हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा हो, सर्विसेज कैसी हो, और उसके लिए हमें आज से क्या तैयारी करनी है और किस दिशा में कितनी मजबूत कदम बढ़ाने हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।